मैं आपसे बेहद प्यार करता हूँ। हमारे प्यार के बीच में कोई नहीं आ सकता। ये प्यार एक जन्म का नहीं, हर जन्म का है। हम जिएंगे तो आपके लिए और आपके साथ। ठीक है, सूखे पड़े पत्ते और मुरझाए हुए गुलाब की भांति बंजर पड़ी प्यार की जमीन पर चीन अपने ऐसे ही चाशनी भरे शब्दों से पानी का छिड़काव कर रहा है। एक लंबे समय और तमाम इशारों के बाद अब चीन को यह समझ आ गया है कि वह वैश्विक महाशक्ति नहीं बल्कि मात्र एक क्षेत्रीय शक्ति तक सीमित रह गया है। भारत के संबंध में हमेशा आक्रामक रुख अपनाने वाली चीन की बोली अब बिल्कुल बदल चुकी है। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, भारत का सबसे बड़ा अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अनिमेश पांडे आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे मोदी पुतिन की भव्य मुलाकात के बाद भारत को शांत कराने हेतु वांग यी घुटने के बल बैठ चुके हैं। तो अविलंब आरंभ करते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हाल ही में 21वें भारत रूस शिखर सम्मेलन के लिए सोमवार को भारत दौरे पर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन दोनों हमेशा की तरह तरोताजा दिख रहे थे और उन्होंने तुरंत ही अपनी मित्रता को सबके समक्ष जगजाहिर भी किया और उनकी दोस्ती सबके सामने कैमरे में कैद भी हुई। एक परेशान चीन ने इस द्विपक्षीय बैठक को ध्यान से देखा और अपनी योजना को तुरंत बदल दिया। ग्लोबल टाइम्स की कुंठा को अगर साइड में रख दे तो बीजिंग अब सुंदर शहद से सजी गद्य कृतियों को लिखकर और उनकी व्याख्या करके भारत को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि जब बल से काम न चले तो बुद्धि का प्रयोग तो बनता ही है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने हाल ही में चीन में निवर्तमान भारतीय राजदूत विक्रम मिश्रा के साथ एक बैठक की है, जिनका कार्यकाल समाप्ति के निकट है। बैठक में वांग यी ने अपने सरकार के रुख को बदलते हुए कहा कि इन दोनों देशों के संबंध को हिमालय भी नहीं डिगा सकता है। एक प्रेस रिपोर्ट के अनुसार वांग यी ने कहा, चीन और भारत दो प्राचीन सभ्यताएं हैं, दो उभरती अर्थव्यवस्थाएं और पड़ोसी हैं जिन्हें दूर नहीं किया जा सकता है। जब हम आपसी विश्वास का निर्माण करते हैं तो हिमालय भी हमें मैत्रीपूर्ण आदान प्रदान से नहीं रोक सकता है। परंतु ये यहीं पे नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, आपसी भरोसे के बिना दोनों पक्षों को एक साथ लाना मुश्किल है। भले ही रास्ते में पहाड़ ना हो, परंतु चीन और भारत को भागीदार और मित्र बनना चाहिए। महत्वपूर्ण सहमति इस बात पे हो कि चीन और भारत एक दूसरे के लिए खतरा समान नहीं है, अपितु एक दूसरे के विकास में भागीदार हैं। हालांकि विचित्र रूप से वांग ने वुहान स्पिरिट और चेन्नई विजन के कार्यान्वयन के बारे में बात करके दोस्ती करने के लिहाज से मजबूर करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा, दोनों पक्षों को एक मार्गदर्शक के रूप में सर्वसम्मति का उपयोग करना चाहिए और चेन्नई विजन एवं वुहान स्पिरिट को लागू करना चाहिए। अब ये काफी उत्सुक है कि वांग ने अपने बयान में वुहान का प्रयोग किया, जब वह चीनी प्रांत अपने कुख्यात वायरोलॉजी लैब के लिए जांच के केंद्र में है। भारत ने कई मोर्चों पर वायरस की उत्पत्ति की स्वतंत्र जांच के लिए वकालत की है और वायरस के लिए ग्राउंड जीरो के रूप में वुहान के वायरोलॉजी लैब की ओर इशारा भी किया है। शायद वांग ने यह सोचा कि एक भारतीय राज्य का उपयोग करके भावनात्मक कार्ड खेलने से नई दिल्ली अपने जांच की मांग को छोड़ देगा। इसी बीच मोदी पुतिन शिखर सम्मेलन के साथ आयोजित 2+2 मंत्रिय स्तरीय संवाद के दौरान केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, महामारी, हमारे पड़ोस में असाधारण सैन्यकरण और हथियारों का विस्तार और 2020 की गर्मियों की शुरुआत से हमारी उत्तरी सीमा पर पूरी तरह से अकारण आक्रमण ने हमें कई चुनौतियों में फेंक दिया है। चीन का नाम लिए बिना राजनाथ सिंह ने आगे कहा, भारत अपनी मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और अपने लोगों की अंतर्निहित क्षमता के साथ इन चुनौतियों से पार पाने के लिए आश्वस्त है। ये स्वीकार करते हुए कि इसकी विकास की जरूरतें बहुत बड़ी है और इसकी रक्षक चुनौतियां वैध, वास्तविक एवं तत्काल हैं, भारत ऐसे भागीदारों की तलाश करता है जो भारत की अपेक्षाओं और आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायी हो। चीनी आक्रमण की आलोचना करके और यह स्पष्ट करके कि भारत अपने सहयोगियों से उसकी संवेदनशीलता को समझने की अपेक्षा करता है, इस दिशा में नई दिल्ली ने स्पष्ट किया है कि वह बीजिंग के साम्राज्यवाद के विरुद्ध मॉस्को के साथ एक व्यापक समझ तक पहुंचने की योजना बना रहा है। पूरे भारत को अपने कब्जे में लेने के साथ
बीजिंग पुतिन को अपने पाले में लाने का प्रयास कर रहा है, परंतु भारत के साथ दशकों पुराने संबंध एक बड़ी बाधा सिद्ध हो रही है। जैसा कि व्यापक रूप से विश्व जान गया है, रूस इस महीने में भारत को दुर्जय S-400 वायु रक्षा प्रणाली की आपूर्ति प्रारंभ कर चुका है। इसी रणनीतिक कदम के मद्देनजर शी जिनपिंग के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने आहत महसूस करते हुए लिखा, बैठक की रिपोर्ट करने वाले कुछ भारतीय मीडिया आउटलेट्स ने इस तथ्य को बताया है कि रूसी हथियार प्रणाली चीन का मुकाबला करने में भारत की मदद कर सकती है, लेकिन चीनी पर्यवेक्षकों ने इसे कमजोर चाल करार दिया है। सैन्य दृष्टि से रूसी हथियार प्रणाली भारत को चीन के साथ फायदा नहीं देगी। वास्तव में चीन की प्रतिक्रिया तो कुछ और है। इसके अतिरिक्त रूस और भारत ने 6 लाख से अधिक AK-203 असॉल्ट राइफल के निर्माण के सौदे पर हस्ताक्षर किया है और इसके लिए हाथ भी मिलाया है। ये राइफल भारतीय सेना के लिए मानक उपकरण बनेंगे, जिससे चीन को जबरदस्त झटका लगेगा। रूस और भारत सदैव से घनिष्ठ मित्र रहे हैं और चीन इसे चाह के भी नहीं बदल सकता। कूटनीति सभी सूक्ष्मताओं और पंक्तियों के बीच छिपे संदेश को पढ़ना है। चीन ने इन पंक्तियों को पढ़ा और महसूस किया कि वह पुतिन की योजनाओं में बहुत प्रमुख नहीं है। इसीलिए चीन ने पूरी तरह से झूठी कहानी बनाने का सहारा लिया है। आप किसी ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं जो कहता है कि S-400 सिस्टम भारत के पक्ष में तराजू नहीं झुकाएगा? वह बेवकूफ से अधिक कुछ नहीं हो सकता।